है हमारा न्यूक्लियर फिजिक्स के नाम से है। और न्यूक्लियर फिजिक्स एक्चुअली दो हिस्सों में डिवाइड होता है। एक आपके पास होता है जी एटॉमिक स्ट्रक्चर पे, ठीक है, और दूसरा आपके पास होता है रेडिएशंस पे, या आप कह सकते हो कि डिसइंटीग्रेशन पे आप कह सकते हो। ठीक, तो एक एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला पार्ट थोड़ा इजी है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और दूसरा पार्ट मैंने आपको बताया कि रेडियो एक्टिविटी का है या रेडिएशंस का है, तो इसके ऊपर भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। हमारा क्वेश्चन इक्वली मिक्स्ड आता है, कुछ कैलकुलेशन हमारी इधर से आती हैं, कुछ कैलकुलेशंस वहां से आती हैं। तो ठीक है। अच्छा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमारा वाज फ्रॉम रदरफोर्ड 1911, ठीक है, या आप कह सकते हो जीएम स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, आपके पास ये इस नाम से भी मशहूर है, ठीक है, जीएम या गीगर एंड म्यूलर स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन को, तो ये आपके पास एक नंबर लाइन है और इस नंबर लाइन पे ये 0 डिग्री यानी है, ठीक है, ये आपके पास पॉजिटिव 180 डिग्री और ये आपके पास -180 डिग्री। मैं कुछ ना ग्राफ बना रहा हूँ, बाकी तो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आप तो तकरीबन सब बच्चों को पता ही है, एएस में भी हम लोगों ने पढ़ा है। उनको ये ऑब्जर्वेशंस मिली, उनको ये bombarded on gold foil, तो most of the alpha particles were passed at 0 डिग्री और क्लोज हो रही थी। और जैसे जैसे आपके पास एंगल बढ़ता जा रहा था, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो हैं पासिंग थ्रू वो कम होते जा रहे थे, या फिर आप यूं समझ डिफ्लेक्शन जो हो रही थी वो कम से कम हो रही थी। तो इसकी जो 3 ऑब्जर्वेशन थी उसकी बेस पे हमें ये पता चला था कि एटम इन साइज, ठीक है, लेकिन न्यूक्लियस उससे भी साइज स्मॉल इन साइज है। एटम का जो साइज डिस्क्राइब हुआ था वो 10⁻10 मीटर हुआ था, लेकिन जो न्यूक्लियस था वो इससे भी छोटा हमने आइडेंटिफाई किया। न्यूक्लियस इज टू स्मॉल, ठीक है। तो जब आप न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस इज बेसिकली इन 10⁻15 मीटर। फिर हमें ये पता चला था कि न्यूक्लियस आपका पॉजिटिव है, ठीक है। जब आपका न्यूक्लियस पॉजिटिव है तो इट मींस कि उसके अंदर अगर कुछ पॉजिटिव एंटिटीज एग्जिस्ट करते, अगर वो न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है तो बाद में पता चला कि एक्चुअली अंदर क्या क्या चीजें हैं। उसके अंदर आपके पास प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स थे, जो कि हमें बाद में हमने डिस्कवर किए। और एज अ होल हम लोग कहते थे इलेक्ट्रॉन्स आर एज नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स एज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब यहाँ पे गेम सारी की सारी आपके पास इनकी प्रोटॉन्स के ऊपर न्यूट्रॉन्स के ऊपर चली। तो प्रोटॉन के नंबर को ना हम लोग जेड कहते थे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को लेट से हम लोग एन कह देते हैं, लेकिन इसको हम लोग आगे चल के डिस्क्राइब करेंगे। फिर इसकी बेस पे एटम की कुछ प्रॉपर्टीज डिजाइन हुई। दोज प्रॉपर्टीज वर एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन नंबर भी लिखा है, बाद साइंटिस्ट ने इसको चार्ज नंबर भी लिखा है, ठीक है, एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन नंबर इसको कहते हैं। तो प्रोटॉन नंबर इज बेसिक न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है। यही वो चीज थी जिसको मैं जेड से रिप्रेजेंट कर रहा था।
और इसको हम लोग कहते हैं कि नंबर ऑफ दैट वाज इट्स एटॉमिक मास, या मास नंबर भी कहते हैं कुछ लोग इसको, एटॉमिक मास, और इट वाज नेम्ड एज मास नंबर. सो मास नंबर को एक्चुअली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का कॉम्बिनेशन कहा गया, इसलिए मैं इनको थोड़ा रिव्यू करवा रहा हूँ आप लोगों को. तो इट वाज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स टुगेदर. अब इसका मतलब ये हुआ कि अभी हम लोग सिर्फ नंबर्स की बात कर रहे हैं. तो इट मींस आपके पास एक फॉर्मूला डिजाइन हुआ था, आपको याद होगा, इट वाज Z+N, और इससे जब हम लोग n की वैल्यू कैलकुलेट करते थे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो दैट वाज A आइसोटोप्स. ठीक है. लेकिन अब A levels 2 में बात हमारी थोड़ी सी आगे बढ़ी है. हम लोग यहाँ से थोड़ा और इम्पोर्टेंट चीजों पे डिस्कशन करने जा रहे हैं. दीज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर, ठीक है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर combinedly called nucleon. 1 हाँ, इसको हम लोग यू से शो करते हैं. ठीक है. एंड दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू, सॉरी 1.66 इंटू 10 पावर माइनस शीट वैल्यू ऑफ यू. हम लोग इसको क्या कहते हैं, यू कहते हैं. अब जो आपके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास है, वो इंडिपेंडेंटली डिफरेंट भी होता है. ठीक है. सर आपकी आवाज थोड़ी थोड़ी दरमियान में कट रही है. ये एक्चुअली पहले बता, अब्दुल्ला तुम्हें क्लियर आ रही है? मेरा नेट ही दूसरा कनेक्ट हुआ हुआ जो नहीं सर, बिल्कुल ही छोटा सा आता है. मुझे लगा सर मेरा इंटरनेट इशू कर रहा है. नहीं नहीं आ रही होगी, नेट ही बहुत वीक है वो. ओके. अब देखें जरा, अब आवाज कैसी है? अब अब सही क्लियर है. है सर. जी सर. जी सर. हाँ गुड. अच्छा, मैं ये कह रहा था, हम लोगों ने न्यूक्लियर फिजिक्स के ऊपर थोड़ी सी बात की. अभी तक जितनी भी बात की उसमें मैंने कहा कि न्यूक्लियर फिजिक्स हमारे पास क्या होती है. एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर हम लोग बात करेंगे, रेडियो एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे. तो इन दोनों को मिलाकर हम लोग कहते हैं कि दिस इज द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस. अब एटॉमिक स्ट्रक्चर पे आपको रदरफोर्ड की जो, या जीएम मार्स गीगर एंड मार्सडेन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, उसी को मैंने एक नए अंदाज में आप लोगों को दिखाया है कि बेसिकली दिस वाज द ग्राफ बिटवीन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एंगल स्क्रीन थीटा. शेयर नहीं हो रही. सॉरी, स्क्रीन नहीं शेयर हो रही सर.
अच्छा, अब स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। हाँ, अब देखें, अब आवाज आ रही है सही? सर मैंने रीजॉइन किया। हाँ आवाज आ ठीक रही है। है सर, स्क्रीन नहीं शेयर हाँ, हो रही। स्क्रीन नहीं शेयर हो रही हुई होगी, अब शेयर होगी क्योंकि वो हैंग हुआ था सिस्टम किसी जगह पे ना। अब देखें, अब आ रही है स्क्रीन? जी सर। अच्छा, तो मैं न्यूक्लियर फिजिक्स की बात कर रहा था। आज ये टॉपिक तीसरी दफा इसकी हम लोगों ने स्टार्ट पकड़ा है, लेकिन आई होप सो कि बस अब ये फाइनल हो जाएगा। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में मैंने कहा कि न्यूक्लियर फिजिक्स को हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर, रेडियोएक्टिविटी। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने आपको कहा कि रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था उसको मैंने एक नए फॉर्म में आपके सामने रखा है कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल पास्ट विद रिस्पेक्ट टू द एंगल विद रिस्पेक्ट टू द न्यूक्लियस। तो मोस्टली हमने देखा कि 0 डिग्री के ऊपर वो जो डायरेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स थी वो सारे के सारे पास हो गए थे। बहुत कम आपके दोनों एंगल्स दोनों डिग्रीज पे स्कैटर हुए थे। फिर इसकी बेस पे हमें ये तीन आइडियाज हमें मिले कि एटम जो है वो स्मॉल पार्टिकल होता है, बहुत स्मॉल होता है, और इसका जो साइज होता है वो तकरीबन 10⁻⁻10 मीटर तक होता है, जबकि न्यूक्लियस उससे भी छोटा होता है, 10⁻15 तक जाता है। न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है। उसके अंदर बाद में पता चला कि देयर आर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनसाइड, और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इसके सेंटर में होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं ये, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर इन द शेल, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स दे आर सेम, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल इन द न्यूट्रल एटम। फिर हमने ये बात किया कि एटॉमिक नंबर किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कुछ स्पेसिफिकेशंस, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जिनमें से एक आपके पास एटॉमिक नंबर है, दैट उसको हम लोग प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं। दे आर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एटॉमिक मास है, और मास नंबर भी इसको कहते हैं, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स टुगेदर। तो इसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल टू Z+N, या इससे से अगर आप न्यूट्रॉन नंबर फाइंड करें तो A-Z हो जाता है। ये चीजें सारी आपके पास बैकग्राउंड नॉलेज है। अब एक्चुअली मेरा जो मेन यहाँ से स्टार्ट होता है कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर कंबाइनली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। इनको हम लोग कंबाइनली क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। So mass of each nucleon is given in your data booklet or in your formula sheet, that is 1.66 into 10⁻⁻27 kg। लेकिन अब हमें जब किसी भी न्यूक्लियस की मास निकालनी हो, किसी भी न्यूक्लियस की मास निकालनी हो, तो हमें वहां पे कुछ और चीजें भी चाहिए होती हैं। सो मास ऑफ अ न्यूक्लियस, नॉट अ एटम, न्यूक्लियस is number of protons and neutrons, I mean number of nucleons in it, times mass of one nucleon। ये बात क्लियर है? याद रखना है ये। आपको जब भी किसी एक न्यूक्लियस की मास निकालनी है तो आपको उसके सारे न्यूक्लियॉन्स की मास का पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कि कितने कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, और इन न्यूक्लियॉन्स को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें यू के साथ तो ये हमारे पास इसका मैस आ जाता है। 1 U मीन 1 एटॉमिक मैस यूनिट इसको कहा जाता था। लेकिन आगे चल के हमें थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट मिला मैसेज का, जब हम लोगों ने कार्बन 12 के एक आइसोटोप के साथ इसको कंपेयर करना शुरू किया, तो हमें पता चला कि एक्चुअली जो आपके पास मैस ऑफ अ प्रोटॉन है, mass of a proton is 1.00876
यू होती है। ये आपको डाटा बुकलेट में गिवन होगा इंशाल्लाह। फिर हमें पता चला कि मास ऑफ अ न्यूट्रॉन इज नॉट 1, दैट इज 1.00874 नहीं 879 है मेरा ख्याल है, 879 यू होती है। ये भी आपके पास डाटा बुकलेट में गिवन होती है, ठीक है। तो मास ऑफ अ प्रोटॉन, सॉरी मैंने मास ऑफ प्रोटॉन थोड़ी सी आप लोगों को गलत, ये 763, सॉरी 763 है, यस 763 है, और ये 876, ठीक है, ये यूज का डिफरेंस है। तो आपके पास डाटा बुकलेट में ये दो, सॉरी क्वेश्चन में ये दो चीजें गिवन होंगी आपको। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं एक प्रोटॉन का मास कैलकुलेट करता हूँ इन टर्म्स ऑफ यू, तो वो 1 यू नहीं है। इससे पहले तो हमें ये पता था ना, ओ लेवल्स तक हम लोग ये जानते थे, एएस तक भी इवन ये जानते थे कि नंबर मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर ऑलमोस्ट सेम। तो हम इनमें से दोनों की मास को प्लस माइनस करके कर लेते थे। हाँ, दे आर सेम टिल 2 डेसिमल प्लेसेस, लेकिन फिर भी हमारे पास डिफरेंस आता है। लेकिन यहाँ थोड़ी सी गेम डिफरेंट है, इसलिए आपने ये याद रखना है कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर नॉट द सेम एंटिटीज, इनका डिफरेंस होता है। अब मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन भी हमें पता होनी चाहिए। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली 9.11 इंटू 10⁻27 kg। अब देखें ऊपर मैंने सारे आपको यूज की फॉर्म में लिखवाए, और ये मैंने आपको यू की फॉर्म में नहीं लिखवाया, इसलिए मुझे यहाँ पर भी कन्वर्शन करनी चाहिए। एंड दैट कन्वर्शन इज, अगर मैं इसको u की वैल्यू के साथ इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, तो आई विल गेट 1.00763 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻27। ठीक है, ये वैल्यू मुझे कैलकुलेट करके दें। और जब तक मैं ये लिखता हूँ, आप वो पहली वाली वैल्यू कैलकुलेट करें, दोनों बच्चों में से एक जल्दी से। शाबाश, ऊपर वाली वैल्यू क्या है जी, मास ऑफ अ प्रोटॉन? कैलकुलेटर है? एक मिनट सर, नीचे है। अच्छा एक मिनट, मेरे पास है, मैं कर लेता हूँ जी। 1.66 इंटू 10, ये आपके पास आ रही है जी 1.66 एक्सपोनेंट -27 टाइम्स 1.00733। ये आ रही है 1.673 इंटू 10⁻⁻28, 1.673 इंटू 10⁻673, 67, नहीं इसको एक और डेसिमल पे लेके जाते हैं, 1.672 67267 इंटू 10⁻⁻28 kg आ रही है। आपके पास ऑलमोस्ट 4 to 5 डेसिमल प्लेसेस तक ये वैल्यूज जाती हैं, ठीक है। इसलिए इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि वैल्यू बहुत लंबी वैल्यू मैंने लिख दिया। नॉर्मली हमारे यहाँ ऐसा ट्रेंड नहीं है इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज लिखने का, लेकिन ये हम लोग लिखते हैं। तो ये तकरीबन 1.673 के करीब ये वैल्यू आपकी जाती है। और जब आप मास ऑफ प्रोटॉन की बात करते हैं, तो मास ऑफ प्रोटॉन, सॉरी मास ऑफ न्यूट्रॉन आपको कैलकुलेट करके तकरीबन आपको मिलती है 1.6845 कर लो ऑलमोस्ट, इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है, 27 kg। सॉरी ये ऊपर वाला भी -27 kg है, 27 kg। ये खैर वैल्यूज मैंने इसलिए आप लोगों को कहा था कि ये वैल्यूज हमें कुछ स्टार्ट में थोड़ा मसला करेंगी, बाद में हम लोग यूज टू हो जाएंगे। सो ये वैल्यूज हमारी नई तरह से हम लोगों ने इनको लेके चलना है। अब आपको ये भी पता है कि अगर हमें मास ऑफ न्यूट्रॉन या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालनी है, तो हमें ये सारी वैल्यूज वहां पे यूटिलाइज करनी पड़ेंगी। और यही एक्चुअली एटॉमिक स्ट्रक्चर का मेन कॉन्सेप्ट है, कि आपके पास एटम के अंदर की गेम हम लोग समझ लें सारे की सारी, ठीक है। यहां तक मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया। अब हम लोग बात करते हैं फोर्सेस एक्टिंग इनसाइड द न्यूक्लियस, एक्टिंग इनसाइड द न्यूक्लियस। यहां से आपको ना फिजिक्स समझ आनी शुरू हो जाएगी कि न्यूक्लियर फिजिक्स एक्चुअली क्या है, ठीक है जी। अच्छा, जब आप फोर्सेस एक्टिंग इनसाइड द न्यूक्लियस की बात करते हैं,
तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि जब प्रोटॉन की हम लोग बात करेंगे, लेट्स से मैं सिर्फ 2 प्रोटॉन्स अगर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दूं, ये आपका एक प्रोटॉन है और ये आपके पास दूसरा प्रोटॉन है, ठीक है, और ये दोनों प्रोटॉन दे वुड बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 पॉइंट या 1.0 into 10 raised power minus 15 मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, तो ये कितनी रिपल्सिव फोर्स एक दूसरे के ऊपर एक्सर्ट करेंगे? फोर्स रिपल्सन की होगी ना, बिकॉज दे आर लाइक चार्जेस, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो रिपल्सिव फोर्स कैलकुलेट करने के लिए अगर आपको कूलम्स लॉ याद हो, द फोर्स ऑफ रिपल्शन विल बी इक्वल्स टू, पहले मैं आपको एक और यहाँ पे एक बात मेंशन कर देता हूँ। आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि आपके पास क्या है, बेसिकली रिपल्सिव फोर्स है। दूसरी फोर्स आपके पास है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक हो गया जी, ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि अट्रैक्टिव है बाय नेचर। तीसरी आपके पास होती है शॉर्ट रेंज फोर्सेस, शॉर्ट रेंज फोर्सेस इनको कहा जाता है, ये भी आपकी अट्रैक्टिव फोर्स है। तो ये 3 फोर्सेस यहाँ पे अंदर काम करती हैं। अब इन तीनों फोर्सेस को एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ मैं, कि बेसिकली आपके पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कैसे कैलकुलेट की जाएगी, ग्रेविटेशनल कैसे कैलकुलेट की जाएगी, और बाकी जो आपकी शॉर्ट रेंज फोर्स होगी वो कैसे की जाएगी। तो ओके, अब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पे अगर कैलकुलेशंस करें, एफ इलेक्ट्रिक आपके पास जो आएगी, दैट वुड बी बिटवीन 2 प्रोटॉन्स, किसके बीच में होगी, बिटवीन 2 प्रोटॉन्स, या कोई भी जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उनके बीच में होगी। और अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। जल्दी जल्दी वैल्यूज कैलकुलेट करें और मुझे ये बताइए कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। 9.0 into 10 raised power 9 into 1.6 into 10 raised power minus 19, ये आपको पता है चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन होता है, इंटू 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19, ये हो गया, डिवाइडेड बाय इफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू इज 10 की पावर माइनस 15 का होल स्क्वायर। तो ये फोर्स, इसकी कोई वैल्यू आपके पास आएगी, एंड प्लीज गिव मी दैट वैल्यू। शाबाश, कैलकुलेशंस जरा आपके पास कैलकुलेटर नहीं पड़ा हुआ अब्दुल्ला शाह? नहीं सर, सर ये हम इसको कर सकते हैं ना 1.6 into 10 power minus 19 को। हाँ, होल स्क्वायर कर दो। ये आपके पास ऑन एवरेज जो कैलकुलेशंस बता रहा है, दैट वुड बी 23 न्यूटन है या 230 न्यूटन है। कैलकुलेशंस दोबारा करनी पड़ेंगी। 9 एक्सपोनेंट 9, कैलकुलेटर रखा करो लड़को, 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 का होल स्क्वायर। तुम जब तक भाग के लेके आओ हसन, क्योंकि आगे मुझे फिर कैलकुलेशंस रिक्वायर्ड होंगी, और मैं कैलकुलेशंस जब तक कोशिश करूंगा कि आप लोग साथ साथ काम करते जाओ। 10 एक्सपोनेंट 1 एक्सपोनेंट माइनस अच्छा सर, ये जो 15 का, ए और 4 पाई एक्सपोनेंट है सर, हम सिंबल देते हैं ना, हाँ इसका ये है, ओ सर के का। हाँ के का 10 पावर 9 पावर 9 है। ठीक है, तो ये तकरीबन 230 आ रहा है, 230 न्यूटन। बहुत मैसिव फोर्स है। 2 प्रोटॉन अगर एक दूसरे के ऊपर इतनी फोर्स एक्सर्ट करेंगे, इतने उसके ऊपर, तो आप इसको अगर कंसीडर करें ना डेली लाइफ में, तो ये तकरीबन, मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ कि 23 किलोग्राम लिफ्ट करने के लिए जितना आपको जोर लगाना पड़ता है ना जमीन के ऊपर, उतना जोर इन 2 प्रोटॉन्स को एक दूसरे के साथ रखने के लिए, इन 2 प्रोटॉन्स को एक दूसरे के साथ कंबाइन करने के लिए हमें लगाना पड़ता है। बात समझ आई? यानी ये इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स से एक दूसरे को रिपल करते हैं। ये जो 2 प्रोटॉन्स जो मैंने अभी ड्रॉ किए थे, 23 न्यूटन की रिपल्सिव फोर्स है। अब
जो एफ रिपल्सिव मैंने कैलकुलेट करवा दी, दैट इज सॉरी 230 न्यूटन। अब आप एफ ग्रेविटेशनल पे आइए, जल्दी जल्दी कैलकुलेशंस करनी है आपने। देयर इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी इज जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। जस्ट पुट द वैल्यू 6.673 into 10 raised power minus 11 into mass of one proton 1.6, मैंने कितनी कैलकुलेट करवाई, ऊपर वैल्यू देख लेते हैं मैस ऑफ अ प्रोटॉन की। यहाँ भी हमने जरूरत है, हमें 1.673 तक लेके जाता हूँ मैं उसको। 1.673 इंटू 10 रेज पावर माइनस 27 kg, इसका भी होल स्क्वायर कर लो क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, दोनों प्रोटॉन्स हैं, और डिवाइडेड बाय 10 की पावर माइनस 15 का स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर है। आगे बेटा कुछ कैलकुलेशन आई? एक मिनट सर। 1.8 हाँ हाँ 1.87 into 10 power minus 34 -34, ठीक है। ये आपके पास ग्रेविटेशनल पुल है जो कि बिल्कुल आप यूं समझ लो कि सो वीक, मतलब ये तो कंसिडरेबल ही नहीं है, ऐसे ही है ना, इनकंसिडरेबल है। अब हम लोग इससे आगे चलते हैं। अगर ये इतनी इनकंसिडरेबल फोर्स है और ये आपके पास इतनी ही ज्यादा फोर्सेस हैं, तो एटम फट क्यों नहीं जाता? एक तीसरी फोर्स फील्ड में आती है विच इज योर स्ट्रॉन्ग फोर्स और शॉर्ट रेंज फोर्स कहते हैं उसको। एक्चुअली अगर मैं यहाँ पे कंपैरिजन दूंगा ना आपको एफ इलेक्ट्रिक और एफ ग्रेविटेशन का इनसाइड द न्यूक्लियस, सो आपको मैंने एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बताया 230 है, डिवाइडेड बाय 1.87 इंटू 10 पावर माइनस 34, इसको करिए जरा, क्या आंसर आएगा? ये तकरीबन 10 की पावर 34 से 36 पे जाएगी ये वैल्यू। क्या आंसर आएगा? जी सर। सर 1.23 बहुत into ज्यादा 10 छोटी power फोर्स 36 नहीं है? यस 23 into 10 power 36 यस 10 पावर 36 टाइम्स। अब इसका मतलब ये हुआ, ये बहुत ही डेलिबरेटली एक मैं कैलकुलेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि रिपल्सिव फोर्स एफ रिपल्सिव इन द न्यूक्लियस इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 10 की पावर 36 टाइम्स force of attraction due to gravity। ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ ड्यू टू ग्रेविटी लिखना जरूरी है क्योंकि आपको ग्रेविटी पॉजिटिव 36 का आएगा? यहाँ कॉन्सेप्ट इसलिए जरूर दिया मैंने कि कैलकुलेशन सारी मैंने ग्रेविटेशन से की। हाँ +35 आएगा ना, ये 10 की और -34 ऊपर चला जाएगा। तो ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है रिपल्शन अट्रैक्शन से, तो ये चीज एक डिमांड करती है कि नहीं, वहां पे कोई ऐसी तीसरी फोर्स होनी चाहिए कि जो आपकी ग्रेविटी को सपोर्ट करे, ऐसे ही है ना। सो देयर मस्ट बी, दिस रिजल्ट कंक्लूड्स कि देयर मस्ट बी अ थर्ड फोर्स। क्या होनी चाहिए जी? अ थर्ड force which must be used to keep the balance, which must be used to keep the equilibrium of inside the nucleus। otherwise ये तो गई बात, ऐसे है ना, इक्विलिब्रियम इन द न्यूक्लियस। तो अब जो आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के इक्विलिब्रियम के लिए एक फोर्स फील्ड में आती है, दैट इज शॉर्ट रेंज फोर्स, ठीक है। शॉर्ट रेंज फोर्स, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स, मतलब आप कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है अब तक हमारे पास जितनी भी फोर्सेस हैं उसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स आपकी यही है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। बट इट्स रेंज इज टू शॉर्ट, इट इज ओनली इनसाइड द न्यूक्लियस। अगर ये बाहर आ जाए ना, इनसाइड द न्यूक्लियस है, तो आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स को ये सक कर लेगी, ठीक है, इनको चिपका के रख देगी न्यूक्लियस के साथ। मतलब ब्लैक, बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए ब्लैक होल है,
ठीक, तो आप यूं समझ लो कि इस शॉर्ट रेंज फोर्स की वजह से आपके पास एटम एग्जिस्ट करता है, न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये था कि सर ये बनाता कौन है सर ये शॉर्ट रेंज? व्हाट इज द, यस, यही एक क्वेश्चन था कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दिस दिस शॉर्ट रेंज फोर्स, दिस शॉर्ट रेंज फोर्स। ठीक है, अब जब हम लोग इस क्वेश्चन को डिग आउट करने निकले तो वी केम टू नाउ कि आपके पास इस फोर्स को क्रिएट करने के लिए हमें कोई ना कोई एनर्जी चाहिए, ऐसी है ना। सो वो जो एनर्जी है वो सबसे पहले हम सोर्स का पता चलाते हैं। तो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द शॉर्ट रेंज फोर्स इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। उसको क्या कहते हैं? बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को सॉरी न्यूक्लियॉन्स को कंबाइन करके रखती है। अब ये एनर्जी, ये मैंने तो ऐसे एक इसके साथ लिंक करके इसका एक आपको नाम बता दिया ना कि एक बाइंडिंग फोर्स, सॉरी शॉर्ट रेंज फोर्स जो एनर्जी आपको दे सकती है उसको हम लोग बाइंडिंग फोर्स कहते हैं। लेकिन एक्चुअली बाइंडिंग फोर्स इज समथिंग एल्स, या बाइंडिंग एनर्जी इज समथिंग एल्स। तो बाइंडिंग एनर्जी की एग्जाम डेफिनेशन में आपने जो लिखना है कि दैट एनर्जी विच इज यूज्ड टू फॉर्म अप अ न्यूक्लियस। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी is the energy which is formed, yeah, binding energy is the energy required to form a nucleus। ठीक है जी, एक न्यूक्लियस को बनाने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए या न्यूक्लियस को मेंटेन रखने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए उसको हम लोग बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। या फिर कुछ साइंटिस्ट ने इसको ऐसे भी डिफाइन किया हुआ है कि द एनर्जी विच इज रिलीज्ड व्हेन अ न्यूक्लियस इज डिसइंटीग्रेटेड। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट था, कहाँ से आती है इसके ऊपर मैं बात करता हूँ। और आप दोनों चीजें लिख सकते हो, आपको मार्क्स मिल सकते हैं। द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन a nucleus is deformed or disintegrated, nucleus is deformed or disintegrated। ठीक हो गया, ये बात समझ आ गई। अब क्वेश्चन हमारा ये था कि ये हमारे पास आ कहां से रही है। ठीक है, तो आने का मतलब ये था कि दैट एनर्जी, origin of the energy was detected as the deficit of mass। यहाँ पे एक टॉपिक का नाम ले रहा हूँ और फिर हम लोग उसको एक प्रॉपर डिटेल में जाके लिखते हैं। डिफेक्ट ऑफ mass in the nucleus, mass inside the nucleus, या आप कह सकते हैं कि mass defect or the concept of mass defect, mass defect। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया था और इस आइडिया की बेस पे हम लोग बहुत डीप में न्यूक्लियस को स्टडी कर पाए या न्यूक्लियर फिजिक्स को स्टडी कर पाए। दैट इज कि साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि द मैस ऑफ अ फॉर्म्ड न्यूक्लियस, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मैस ऑफ अ फॉर्म्ड न्यूक्लियस appears smaller than the mass of or the combined mass of, combine को बाद में लिखें, or the sum of individual masses of nucleons inside it। इसको मैं आसान लफ्जों में लिखवाता हूं आपको, न्यूक्लियॉन्स इनसाइड इट। साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि जब आपका न्यूक्लियस बन जाता है
तो उसकी जो मैस है वो उन सारे न्यूक्लियॉन्स की मैस का जो सम है उससे कम हो जाती है। मतलब मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ कि अगर हम कहीं मार्केट से 4 मार्बल्स लेके आते हैं, लेट्स से दीज आर 4 मार्बल्स, और इन मार्बल्स को अगर मैं इंडिविजुअली इनका मैस मेजर करता हूँ ऑन द इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, तो 1 2 3 और 4 मार्बल्स हैं, ये मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के ऊपर इनका मैस मेजर किया। तो इफ आई एम गेटिंग अ रीडिंग ओवर हेयर, और वो रीडिंग मेरे पास आ रही है जी सपोज 20.25 ग्राम्स, सपोज ये मैस आ रही है मेरी इन चारों मार्बल्स की इंडिविजुअली। कितनी इंडिविजुअल मैस है? ये 1 2 3 एंड 4। अब इन्हीं चारों मार्बल्स को अगर मैं कंबाइन करके एक बड़ा मार्बल बनाता हूँ, दिस वन, ठीक है, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज ऑल। आप यूं समझ लो मैंने इनको मल्ट किया, जो भी किया, बट आई मेड अ मार्बल ऑफ अ पीस ऑफ मार्बल विद ऑल दीज 3 और कुछ ऑल दीज 4, और कुछ नहीं किया मैंने। ठीक है, अब मैं इसको इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के ऊपर जब मेजर करता हूँ तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस मुझे एक कम रीडिंग दिखाता है, एंड दैट कम वाला जो रीडिंग है, लेट्स से इट इज 20.15 कर लेते हैं, इतनी आपकी मैस कम हो जाती है। ठीक है, तो साइंटिस्ट ये कहते हैं कि हर चीज के बनने में कुछ ना कुछ आपका लॉस होता है, कहीं पे एनर्जी लॉस होती है, कहीं पे मैस लॉस होती है, लेकिन मैस के लॉस होने का उस टाइम पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियॉन्स है। अब साइंटिस्ट ने एक मॉडल दिया, दैट मॉडल वाज इंटरेस्टिंग वन, कि आपके पास जो न्यूक्लियॉन्स हैं, अगर हम उनको और उनसे बनने वाले न्यूक्लियस को एक लिवर बैलेंस पे या फिजिकल बैलेंस पे मेजर करें, मतलब उनको रखें, तो आपके पास लेट्स से दिस इज वन पेन जिसके ऊपर मैंने न्यूक्लियस रखने थे, सारे न्यूक्लियॉन्स रखने थे, और ये वो साइड है जहां पे मैंने न्यूक्लियस रखना था। तो न्यूक्लियॉन्स वाली साइड इट अपेयर्स हैवियर, 1 2 3 4। ठीक है जी, ये आपके पास न्यूक्लियॉन्स हैं, लेट से 4 प्रोटॉन है, ये मैं किसका वो बना रहा हूँ, या ऐसे कर लें 2 प्रोटॉन है और 2 आपके पास न्यूट्रॉन है, ऐसे कर लेते हैं, ये भी आपका प्रोटॉन है, ये भी आपका प्रोटॉन है, और ये आपका न्यूट्रॉन है, ये भी आपका न्यूट्रॉन है। ओके, तो दीज आर द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। ये किसके फॉर्मेशन में मैं जा रहा हूँ? हीलियम के न्यूक्लियस की फॉर्मेशन के लिए मैंने इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे कर लिए। हीलियम न्यूक्लियस नहीं है, हीलियम के न्यूक्लियॉन्स हैं। क्या चीज है ये? हीलियम के न्यूक्लियॉन। अब इन न्यूक्लियॉन्स को जब हम लोग कंबाइन किया हमने, और हमें एक कंबाइनली एक हीलियम का वो बन मिल गया, न्यूक्लियस मिल गया, जो कि बेसिकली मैं इसको कह देता हूँ कि 2He4 ये मिल गया। इनफैक्ट इसके अंदर यही चीजें हैं ना, सारी की सारी, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है, इसका मैस कम अपेयर हो रहा है। सो दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द हीलियम। ये मॉडल बहुत ही मॉर्वलस मॉडल था, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। ठीक है, जिसने हमें ये लीड किया कि ये जो मैस है, दिस मैस इज बेसिकली अ सॉर्ट ऑफ अ मैस डिफेक्ट। तो मैं यहाँ पे इसको ये लिख देता हूँ कि मैस ऑफ द न्यूक्लियस is less than the sum of individual masses of nucleons। ठीक है, इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन मैसेज। अब इसको मैस डिफेक्ट का नाम दिया गया, दैट इज कॉल्ड मैस डिफेक्ट। जाहिर सी बात है, दैट वाज अ डिफेक्ट जो कि उस टाइम साइंटिस्ट को समझ आया कि यार इट इज सम सॉर्ट ऑफ अ डेफिशिएंसी। तो इसको उन्होंने कैलकुलेट किया, तो दैट डेल्टा एम इज इक्वल्स टू mass of a nucleus। ठीक है, इसको हम लोग यू कर लेते हैं, mass of nucleus
माइनस सम ऑफ न्यूक्लियॉन्स मास, सम ऑफ न्यूक्लियॉन्स masses, इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट वाज नॉन जीरो एंड दैट डिफरेंस इज कॉल्ड योर mass defect. आपकी कैलकुलेशन सारी इसके ऊपर चलती हैं, ठीक है। तो अब अगर हम इसको थोड़ा फर्दर रिव्यू करें तो द डेल्टा एम इज इक्वल्स टू mass of a nucleus माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मैं इसको z लिख रहा हूं, ठीक है, इनटू mass of protons plus number of neutrons into mass of a neutron, ठीक है। इन सबको अगर हम लोग एड अप कर दें और फिर आप टोटल मैथ से माइनस कर दें तो आपके पास ये आ जाएगा। सो देयर आर सो मेनी वेज टू कैलकुलेट दैट, लेकिन अब बात सारी की सारी ये आई कि इस सारे काम करें तो क्या करें। इसका साइंटिस्ट ने जो हमें एक कैलकुलेशन, आई मीन साइंटिस्ट ने हमें एक आइडिया दिया कि यार ये जो फोर्स है ना, जो फोर्स आपकी वहां पे चाहिए, वो फोर्स कहीं और से नहीं आती। द ओरिजिन ऑफ दैट फोर्स या दैट एनर्जी वाज द डिसअपेरेंस ऑफ दिस मास। ये बहुत ही एस्टोनिशिंग आइडिया था जो आइंस्टाइन ने अपनी मैथ एनर्जी इक्वेशन के थ्रू एक्सप्लेन किया इसको, ठीक है। द ओरिजिन ऑफ दैट एनर्जी, सर mv स्क्वायर, mc square, yes, or mc force स्क्वायर, came up with or is resolved by using आइंस्टाइन मैथ एनर्जी इक्वेशन। इसीलिए तो इसको क्रेडिट दिया जाता है ना कि आइंस्टाइन ने मतलब जो भी आपका न्यूक्लियर एनर्जी का जो ओरिजिन है वो इसका है। लेकिन इसने हमें ये समझाया कि ठीक है, आप कह सकते हो कि ये वाकई ओरिजिनेटर है, लेकिन इसने ऐसा नहीं सोचा होगा ओरिजिन ऑफ दैट एनर्जी और फोर्स इज रिजॉल्व बाय यूजिंग आइंस्टाइन मैथ एनर्जी इक्वेशन, ठीक है, या मैथ एनर्जी कन्वर्शन भी आप कह सकते हैं, जो कि बहुत ही मतलब पॉपुलर इक्वेशन थी। लेकिन हम इससे पहले बच्चों को ये सिखाते रहे कि दैट इक्वेशन वाज E is equals to mc square, but it was actually E is equals to delta mc square, where this delta m is mass which was disappeared, ठीक है। हाँ ठीक है, mc square भी सही है, लेकिन हम यहाँ पे इसकी मैथ एनर्जी कैलकुलेशंस की बेस पे हम लोग चलेंगे। फिर जो साइंटिस्ट की एक दूसरी पार्टी थी, ठीक है, बल्कि हम इसी को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस इक्वेशन से उसने ये कहा कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कीप द न्यूक्लियॉन्स टुगेदर comes from the equivalent or that is equal to or equivalent to the mass disappeared during formation, ठीक है। So the energy required to keep the nucleons together, keep the nucleons together, कहाँ से आई थी? comes from the mass disappeared। ये बहुत ही मजे का कॉन्सेप्ट है यार, disappeared during nucleus formation, during the formation of nucleus आप कह रहे हैं। अब न्यूक्लियस एक अल्लाह ताला ने सेल्फ सस्टेन सिस्टम बनाया है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस। उसको कोई जरूरत नहीं है किसी दूसरे सेटअप से मैस लेने की, एनर्जी लेने की, लेकिन एक्चुअली ये सारे का सारा सिस्टम हमें इस तरीके से उसने करके दिया है। अब प्रॉब्लम ये आता है कि जब हम लोग यहाँ पे आते हैं तो हमें मैथ एनर्जी इक्वेशन में, मैं आपको एक चीज़ बस फाइनल समझा के उसके बाद मैं कोशिश करूंगा अपनी नेक्स्ट जो क्लास है उसका मैं टाइम टेबल देख लूँ मेरे साथ किसकी क्लास है अभी। हाँ जी, सिकंदर, ठीक है, ओके। तो मैं ये कह रहा था कि न्यूक्लियस की जो फॉर्मेशन है उसके ऊपर जब हम लोगों ने बात की तो हमने ये देखना है
कि जितनी मास आपकी डिसअपेयर होती है वो मास अगर आपकी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है तो वो एनर्जी आपके पास कितनी आती है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जांपल से आज वाइंड अप करूंगा कि अगर मेरे पास 1 U की मास डिसअपेयर हो जाती है, कितनी मास डिसअपेयर हो जाती है? 1 U जितनी। इफ डेल्टा एम इज इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये मास आपकी डिसअपेयर हो जाती है। तो आपको पता क्या होगा, आपको कितनी एनर्जी मिलेगी? दैट E विल बी इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 इंटू C की वैल्यू आपको मैंने बताया, C की वैल्यू क्या होती है? वेयर C इज स्पीड ऑफ लाइट, सो स्पीड ऑफ लाइट इज बेसिकली 3.0 इंटू 10⁻8 इसका होल स्क्वायर। ये जरा जल्दी से आप करके दीजिए मुझे कि आपके पास क्या आएगी E की वैल्यू। सर ये मैथ्स हम डिसअपेयर कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं सॉरी, सर? अगर हम मैथ्स डिसअपेयर कैसे कर सकते हैं? मैथ्स आपकी डिसअपेयर हो रही थी, इसका हमें नहीं पता हम कैसे कर सकते हैं, लेकिन आपकी मैथ्स एक्चुअली वहां पे न्यूक्लियस के अंदर डिसअपेयर हो रही थी। मतलब सर ये अभी तक अनसॉल्व है ना कि मैथ्स डिसअपेयर कैसे होती है? नहीं, मैथ्स आपकी अभी आप यूं समझ लो अभी ये उस तरह अनरिजॉल्व नहीं है। हमें अभी ये पता चल गया कि वो मैथ्स आपकी न्यूक्लियस कंज्यूम करता है टू कीप द न्यूक्लियॉन्स टुगेदर, और वो मैथ्स आपकी कन्वर्ट हो जाती है किसमें? एनर्जी में, विच इज नॉट बीइंग सीन फिजिकली, जैसे आपके फोटॉन्स वगैरह हैं। तो अब आपकी जो पार्टिकल फिजिक्स है वो हमें सारा यही बता रही है कि आपके जितने भी फोटॉन्स हैं दे आर द फोर्स मीडिएटर्स। जैसे आपके इलेक्ट्रॉन, ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है इसके लिए आपको हिग्स बोजान का कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि एक्चुअली हिग्स बोजान्स आर द रिस्पॉन्सिबल टू keep all these forces together or all those nucleons together या to generate these strong nuclear forces। तो अभी बहुत सारी चीजें रिवील हो गई हैं हमारी, लेकिन अब भी ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई। अब हम काफी पीछे हैं अभी भी, लेकिन बहुत हद तक हमारी कामयाबी है कि हम इतने डीप जाके, ये 10⁻⁻15 मीटर, तुम इमेजिन करो ना कितनी छोटी कितना छोटा साइज है, उसके अंदर हम ये सारी साइंस देख रहे हैं। तो मीन के अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें ये स्किल दी है एज अ ह्यूमन कि हम लोग इतना डीप इनटू डिग कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन बताओ भाई मीन वाइल। So, 1.494 into 10⁻⁻10, तो 1.5 1.4 1.5 into 10⁻⁻, वन पॉइंट नहीं नहीं 1.4 ही होता था, 1.494 into 10⁻⁻10। इंटू 10⁻⁻10 जाउल। ये आपके पास आ गई एनर्जी, लेकिन ये एनर्जी काफी कम दिखने में इमेजिन होती है। तो इसलिए हम जितनी भी एनर्जीज हैं न्यूक्लियर, ये आपका मैं क्वेश्चन पास पेपर का करवा रहा हूँ बेसिकली। आपकी एनर्जीज कैलकुलेट होती हैं, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम लोग करते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगी 1.494 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये जरा जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। सर पॉजिटिव 29। हाँ So, पूरी ये वैल्यू बताओ। है 9.3 into 10⁻8। इंटू 10⁻8। तो अगर हम, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अगर हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाएंगे तो यही बाइंडिंग एनर्जी आपके पास आ जाएगी 930 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना? ये कैलकुलेशन दोबारा करना। वैसे आपके पास ना ओवरऑल जो बाइंडिंग एनर्जी 930 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वो आपके पास 1 U की इक्विवेलेंट एनर्जी है। ठीक है, 934 इतना आपका आंसर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाइंडिंग एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 U, बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू
या इक्विवेलेंट टू 1U is 930 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 1U की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो कितनी है? 930 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब ये जो 930 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, बेसिकली ये बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं है, लेकिन आपके पास एक एटम है। फिर जो दूसरी पार्टी थी उन्होंने कहा कि जब हमें एटम की रिक्वायरमेंट नहीं है, न्यूक्लियस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यही एनर्जी हम निकाल सकते हैं। यहां से आइंस्टाइन का वही आइडिया एक न्यूक्लियर एनर्जी एक्सट्रैक्शन की फॉर्म में यूटिलाइज हुआ। सो इफ वी ब्रेक अ न्यूक्लियस तो दैट एनर्जी कैन बी रिलीज्ड। सर यही कंसेप्ट से एटम बम बना है ना? Yes, if we break the nucleus, this energy will be released. ठीक है जी, यहां से आगे फिर बात हमारी आज तक चली। बाकी सारे की सारी डिस्कशन साइंटिस्ट का इंशाल्लाह नाम इससे क्या आगे था हम सर? लोग किसका, ये जो एटम बम वाली पार्टी थी, जी सर। ये टीम थी कुछ साइंटिस्ट की, लेकिन इसमें जो मैन ब्रेन अब तक हिस्ट्री में लिखा जाता है वो ओपन हैमर का है। सर जो अभी मूवी बनी है जिसपे सर, हाँ, जिसके ऊपर वो एक सीजन आया अभी। ठीक है सर एक और बात पूछनी थी सर। हाँ, सर बेशक आप रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हैं। अच्छा ठीक है जी, यहाँ तक इंशाल्लाह बाकी चीजें हम लोग नेक्स्ट लेसन में डिस्कशन करेंगे। ये इस दफा आपकी वीकेंड पे क्लास इंशाल्लाह होनी है। ठीक है। ठीक है सर।